दोस्तों, आज की कहानी उस समय की है जब पृथ्वी महामारी, जंग और क्लाइमेट चेंज के कारण रहने लायक नहीं थी। इसीलिए जो कुछ भी मनुष्य थे वो इसे छोड़कर कीपर नाम के ग्रह पर चले गए और जो नहीं जा पाए वो यहीं रह गए। अब वो जिंदा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो केपलर ग्रह पर गए उन्हें 100 साल हो गए वहां पर रहते हुए। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि इस प्लैनेट पर कुछ ऐसी रेडिएशन है जो कि उन्हें अपनी पीढ़ी को बढ़ाने नहीं दे रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट को वापस पृथ्वी पर जाने को कहा ताकि वो देख सकें क्या वो फिर से जीने लायक है या फिर नहीं। लेकिन इनका स्पेसशिप पृथ्वी पर जाते ही डिस्कनेक्ट हो जाता और फिर कभी कनेक्ट नहीं हो पाता। इसके कुछ सालों बाद इन्होंने 3 और एस्ट्रोनॉट को भेजा जिनका स्पेसशिप पानी में क्रैश लैंड किया, जिनमें से एक की तो वही मौत हो गई और 2 अभी भी जिंदा थे, जिसमें एक लड़की एलिस थी। लेकिन जो दूसरा शख्स था वो बुरी तरह घायल हो चुका है। इस दौरान एलिस अपने आसपास की चीजों को मॉनिटर करती है, तब उसे पता चलता है कि अभी के लिए उनके आसपास किसी भी तरह की कोई रेडिएशन नहीं है। इसीलिए वो टकर को वहीं रहने को कहकर खुद बाहर आ जाती है ताकि इस जगह को सही से देख सके। यहाँ पृथ्वी को पहली बार देखते हैं जो पूरी तरह से बदल चुकी है। चारों ओर अंधेरा है, बहुत ही कम नीचे तक पहुंच रही है। लेकिन एलिस नोटिस करती है कि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक गैस या फिर रेडिएशन नाम की चीज नहीं है। तभी उसे कुछ कछुए दिखाई देते हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ये बात वो टकर को बताती है तो वो उसे कहता है तुम अपनी फर्टिलिटी टेस्ट करो, पर वो नेगेटिव आता है जो बात उन्हें समझ नहीं आती पर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर चारों ओर कोहरा छाने लगता है जो देख टकर फौरन उसे वापस आने को कहता है। लेकिन एलिस को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी कम होने लग गई है। इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम फ्लेयर चलाओ। वो ऐसा ही करता है, पर दोस्तों उस फ्लेयर को देखकर वहां एलिस से पहले कोई और पहुंच गया, जिसके ऊपर टकर बंदूक तान देता है। पर जब तक वो कुछ कर सके वो लोग उसे अगवा करके ले गए। वहीं दूसरी ओर एलिस के साथ भी यही हुआ। दोनों की जब आंख खुली तो वो लोग एक बेसमेंट में बंद थे और ये काम उन लोगों का था जो कि केपलर पर नहीं जा सके और सालों से यही रहते हुए आ रहे हैं। एलिस टकर को बताती है कि मैंने यहाँ पर बच्चों को देखा है, यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो बात हमारे लिए बहुत अच्छी है। पर यहाँ अब टकर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। उसे तुरंत ही इलाज की जरूरत है, जिसके लिए एलिस ने इन लोगों से मेडिकल किट मांगी। लेकिन वहाँ की लीडर, जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है, वो एलिस से सौदा करती है कि पहले उसे उनके आदमी का इलाज करना होगा, तभी हम उसे किट देंगे, जिसके लिए एलिस मान गई। उस दौरान उसने वहाँ के लोगों को करीब से देखा, जिसमें से कुछ लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे, कुछ एकदम सही थे। खैर इलाज के बाद वो फौरन टकर के पास जाती है, लेकिन वो उसे अपना वक्त जाया करने को मना करता है क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो सकता। वो उसके सामने ही अपने लॉकेट से कैप्सूल निकाल कर खा लेता है, लेकिन मरने से पहले वो उसे ये जरूर कहता है कि अब हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर, इसीलिए इस मिशन को पूरा जरूर करना। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है, जो देख एलिस बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि इस मिशन पर इन लोगों ने अपने बहुत ही खास लोगों को खो दिया, जिसमें एलिस के पिता भी शामिल थे जो पहली बारी में यहाँ पर आए थे। लेकिन उतरने के बाद उनका कोई कनेक्शन उसे नहीं मिला। जब वो छोटी थी तब उसके पिता बहुत बार उसे पृथ्वी के बारे में बताते थे और हमेशा ये भी समझाते थे कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बस उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। लेकिन अब वो तो अकेली है, इसीलिए उसे खुद के सर्वाइव के लिए जी जान लगानी होगी और किसी भी प्रकार से अपने लोगों से कनेक्ट करना होगा। अगर वो यहाँ आ गए तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ के बच्चे उसे तंग करने का हर कोई तरीका अपना रहे, उसे ऊपर पानी फेंक रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, थूक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी प्रकार का कोई जीव है जिसने इंसान का रूप लिया है। लेकिन माइला नाम की एक लड़की थी जो उसे देखे जा रही है। तब एलिस उसे बात करने की कोशिश करती है, पर उसे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। इसीलिए वो पेंटिंग बनाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो दूसरे ग्रह से आई है, लेकिन पहले वो लोग यहीं रहा करते थे। उसे उसका रेड बॉक्स चाहिए जो कि उन लोगों ने उसे छीन लिया। उसकी मदद से वो अपने लोगों से बात कर सकती है। इतने में दोस्तों वहां पर भगदड़ मच जाती है। नार्विक, जो कि इन लोगों की लीडर थी, वो कुछ बच्चों को उसी बेसमेंट में छुपा देते और खुद भी बाहर कहीं छुप जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं छुप पाते उन्हें कुछ जबरदस्ती पकड़ रहे थे। जो सब कुछ एलिस उस बेसमेंट से देख रही थी, उसे वहां माइला भी दिखती है जिसके हाथ में वो रेड बॉक्स था। लेकिन तभी वो लोग आकर उसे उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इतने में ही उसके साथ का एक बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिसे एलिस फौरन गोद में ले लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। अब ये एहसास उसके लिए एकदम नया था क्योंकि उसके प्लैनेट पर किसी भी इंसान ने पिछले 55 सालों में पहली बार किसी बच्चे को गोद में लिया। एक माँ का एहसास एलिस को पहली बार था।
तभी उनके ऊपर एक बंदूकधारी आदमी आकर खड़ा होकर चेक करने लगता है, लेकिन एलिस उन सभी को छुपा लेती है, जिससे वो लोग चले जाते। इसके बाद नार्विक बचे हुए लोगों को बाहर निकालती है और अपनी बेटी माइला को ढूंढने, पर उसे तो वो लोग लेकर चले गए, जो जानकर वो पागल सी हो गई और फौरन वहां एक फ्लेयर लेकर निकल गई अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। उनके पास कोई हथियार थोड़ी था, पर एलिस भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, जो बात नार्विक को पसंद नहीं आई, पर वो फिर भी चलती जा रही है। बीच में हमने देखा कि नार्विक एक पत्थर को काट कर खा रही है। दरअसल दोस्तों, जब पृथ्वी का नाश हुआ, यहाँ पर ना तो पेड़ था ना ही कोई जीव जंतु जिसका ये लोग शिकार कर सके। बस एक खास किस्म का पत्थर था जिसकी चौल को खाकर ये लोग अपना पेट भरते थे। ओयालिस भी खुद की प्यास बुझाती है। कुछ दूरी पर इन्हें वो लोग दिखते हैं जो सभी बेसहारा लोगों को जबरदस्ती एक बोट पर बैठा रहे थे, जिसमें माइला भी होती है, जो देख नार्विक उन पर फ्लेयर से शूट करती है, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, ये किसी की जान नहीं ले सकती। लेकिन नार्विक को लगता है कि ये भी एक बंदूक जैसी है, तो इसमें भी गोली निकलती होगी। पर तभी एलिस उसे एक पंच मारकर वहीं बेहोश कर देती है और फिर उस फ्लेयर को दूसरी दिशा में चलाकर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है। खुद तैर करके उस बोट तक पहुंच गई जहां उसे रेड बॉक्स भी मिल गया। लेकिन तभी वहां पर वो लोग आ गए, जिसके कारण उसे भी उन लोगों के साथ छुपना पड़ा जिन्हें उन लोगों ने बंदी बनाया हुआ था। कई घंटे के सफर के बाद इन्हें एक बड़े से शहर में लाया जाता, जो कि अब समुद्र में डूबा हुआ था। वहां पर एक टूटी हुई शिप खड़ी थी, जिसके अंदर इन लोगों को लेकर लाइन से खड़ा कर दिया गया। फिर पेलिंग नाम का बंदा आकर सभी को चेक करने लगा। जो उसे ठीक लगता है उसे वो अंदर जाने को कहता है, लेकिन जब उसकी नजर एलिस पर पड़ी तो वहीं रुक गया। उसके लॉकेट को देख काफी हैरान हो जाता है, इसीलिए एलिस फौरन उसे अपने बॉस गैपलिंग के पास लेकर जाता है, जो एलिस को देखकर शॉक। गैपलिंग बताता है कि वो कैपलर का सबसे पहले स्पेसशिप से यहाँ पर आया था। तब वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, लेकिन आज उसे वो इतना बड़ा देखकर यहाँ पर वो काफी हैरान है। गैपलिंग ने एक नील नाम के बच्चे को अडॉप्ट किया है, जिसको इंग्लिश बोलने आती है। इस दौरान गैपलिंग उसे पूछता है कि उसके और साथी कहाँ गए, तो वो बताती है वो सब मारे गए, बस मैं ही जिंदा हूँ। अभी मुझे वो रेड बॉक्स भी मिल गया है जिसे हम कैपलर के लोगों से कनेक्ट कर सके, लेकिन सिर्फ रेड बॉक्स से ये नहीं हो सकता। इसके लिए लाइन 1 कनेक्शन की भी जरूरत होगी, जो सुन गैपलिंग कहता है कि वो तो पूरा नष्ट हो गया, अब उसमें कुछ नहीं बचा। उनकी बातें सुन एलिस ने बोला कि यहाँ पर इंसान बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि कैपलर पर हम इस चीज को लेकर जूझ रहे हैं। पर मुझे फर्टिलिटी रेट मिला है जो मैं कैपलर भेजना चाहती हूँ। पर गैपलिंग का कहना था कि यही काम उसके पिता भी करना चाहते थे, जो उसके साथ यहाँ पर आए थे। वो यहाँ के लोगों को मिस्ट के नाम से बुलाते थे, जिनसे वो काफी जुड़े हुए थे। और एक दिन उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया जिससे वो अपने लोगों से बात कर सके। लेकिन जब ये चीज मिस्ट के लोगों को पता लगी तो उन्हें लगा कि ये कोई गलत चीज यहाँ पर बुला रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनके सारे सामानों को तोड़ दिया, उन्हें कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जहां वो सरवाइव नहीं कर सके। ये सब सुन एलिस को बहुत बुरा लगता है। तब गैपलिंग उसके पिता की बनाई हुई कुछ एडवांस मशीन दिखाता है, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। इन्हीं में से एक चीज पर वो काम कर रहे थे, जिसकी मदद से वो एनर्जी को जनरेट कर सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब एलिस बाहर का दृश्य देखती है तो वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब इस पृथ्वी पर जो शायद हकीकत है आज से 100 साल बाद की, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जिस तरह से आज के समय में लोग नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ये दिन दूर नहीं है। इसके बाद अब उसे एक केबिन दिया जाता है जहां पर वो फ्रेश होती है, पर उस दौरान उसे एहसास होता है कि उसके पीरियड्स आ गए, यानी कि यहाँ पर सच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, जो चीज देख उसे काफी खुशी भी होती है। इसके बाद गैपलिंग उसे एक क्लास में लेकर जाता है जहां पर कुछ बच्चों की क्लासेस चल रही थी, जिन्हें गैपलिंग पढ़ाता है। जिन्हें वो पढ़ाता है वो सभी को एलिस से मिलवाता है। उसी दौरान उसे लीन नाम का वही बच्चा दिखता है जिसको गैपलिंग ने अडॉप्ट किया। वो एक छोटे से प्लांट के पास खड़ा था, जिसको उसने खुद सालों पानी देकर बड़ा किया। जो देख एलिस उससे कहती है कि ये तो तुमसे भी बड़ा लग रहा है। उस बच्चे ने कहा कि असल में ये ट्रीज इंसानों के खत्म होने से पहले खत्म हो गए। अगर हम इन्हें फिर से जिंदा कर दें तो हमारी पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, क्योंकि इंसान को जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है उनमें सबसे पहला पेड़ आते हैं। उनकी ये बात सुन एलिस एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि ये चीज उसके पिता ने उसे भी कही थी। इसीलिए वो नील से पूछता है कि उसे किसने कहा, तो उसने बताया कि इंजन रूम के पास वेंटिलेशन पाइप से वो एक इंसान से बात करता है, उसने ही उसे ये सारी बातें बताई है। अब यहाँ एलिस को गैपलिंग और उसके लोगों पर शक होता है, कहीं उन्होंने उसके पिता के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, और इसीलिए वो खुद इस बात का पता लगाने के लिए उसी इंजन रूम में जाती है, जहाँ एक गेट पर लगे कांच से उसे अंदर बैठा हुआ एक शख्स दिखता है।
वो गेट को खोलने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर गैपलिंग आता है, जिसको देख एलिस ने कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो उसका जवाब आता है कि असल में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके पिता ही है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो वापस भी आसानी से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सभी मशीन को तोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से धरती पर केपलर के लोग आए, क्योंकि उन्होंने इस जगह की ऐसी तैसी कर दी। एलिस को उसकी अब किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा और इसीलिए उसने जबरदस्ती उस गेट को खोला और अंदर जाकर अपने पिता के गले लग गई। बाप बेटी का ये इमोशनल पल होता है। यहाँ एलिस अपने पिता से पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों वो अपनी छोटी सी बेटी को केपलर ग्रह पर अकेले छोड़कर यहाँ आ गए। उनका कहना था कि अपने पास देखो, ये जगह मिस्ट के लोगों की है, पर केपलर के लोग फिर से इस धरती को पहले जैसा बनाना चाहते, प्रदूषित करना चाहते हैं, पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। अब वही इसे दोबारा बना रहे। अब वो किसी भी तरह से इस धरती को डिजर्व नहीं करते, वो लायक ही नहीं यहाँ रहने के। ये जगह सिर्फ मिस्ट के लोगों की है, इसीलिए मैंने सारी मशीनों को तोड़ दिया ताकि कोई भी यहाँ से वापस ना जा सके। उसकी ये बात एलिस को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद गैपलिंग उसके पास आकर बताते हैं कि इसमें उसके पिता की कोई गलती नहीं। हर कोई चाहता है कि धरती पहली जैसी हो जाए, पर धरती का हाल जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। खैर, मैं यहाँ पर एक वेदर स्टेशन को जानता हूँ, वहां से हम शायद कनेक्शन कर सकते हैं। अब सभी लोग डिनर पर बैठे होते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। तब गैपलिंग को पता चलता है कि मिस्ट के लोगों ने जानबूझकर जनरेटर को बंद कर दिया, इसीलिए वो सभी से कहता है कि तुम लोगों को सेफ रूम में जाना होगा। पर एलिस उसकी बात नहीं मानती और वहां से बाहर आ जाती है। तभी वहां पर नार्विक उस पर हमला कर देती है, जो कि अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। वो एलिस को लेकर उस रूम तक जाती है जहां पर मिस्ट की सारी बच्चियों को कैद किया गया, जो देख एलिस भी पूरी तरह से हैरान थी कि आखिर इन्हें यहाँ पर क्यों बंदी बनाया गया। तभी वहां पर गैपलिंग के लोग आकर नार्विक को ले जाते, पर अब एलिस गैपलिंग से पूछती है कि आखिर उसने इन बच्चियों को क्यों कैद किया। वो बताता है केपलर पर जो औरतें हैं वो 35 साल से ऊपर की हैं। केपलर से यहाँ आने में 10 साल लगते हैं। जब तक वो यहाँ पहुंचेंगी तब तक वो माँ बनने की क्षमता खो चुकी होंगी। इसीलिए मैंने इन बच्चियों को कैद किया है ताकि जब केपलर से कोई भी लोग यहाँ पर आए तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। उसकी इस बेहूदी बात को सुनकर एलिस को समझ आता है कि उसके पिता सही थे, उसने ही उन्हें समझने में गलती कर दी। पर यहाँ गैपलिंग उसे बताता है उसने बायोमेट्रिक मशीन को बना लिया है, अब वो जल्दी ही केपलर से कनेक्ट होगा। अब एलिस जब अपने रूम में जाती है तो वहां उसे माइला छुपी हुई मिलती है। वो उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन तभी वहां पर पेलिंग आ गया, जो उसे अकेला देख उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन एलिस ने बड़ी ही चालाकी से उसका शिकार कर दिया। फिर माइला को लेकर उन मिस्ट के लोगों को भी आजाद कर दिया और सभी मिलकर धाबा बोल देते हैं और वो अपने पिता जॉन के पास गई, जिन्हें उन्हें सब कुछ बता दिया। पर उन्हें तो पहले से ही सब चीजों के बारे में मालूम था। वो उसी खिड़की से गैपलिंग और उसके परिवार को वेदर स्टेशन जाते हुए दिखाते, जहां से वो केपलर के लोगों को संदेश भेज सकते हैं ताकि वो यहाँ आ सके। पर एलिस को अब उसे ऐसा करने से रुकना है। पर इससे पहले वो सभी मिस्ट वालों को एक बोट पर बैठा देती है और फिर खुद बंदूक लेकर गैपलिंग के पास जाती है। लेकिन अब गैपलिंग अपना असली रूप दिखाता है, वो नील को ही बंदी बना लेता है। तब उसकी माँ एलिस को सच बताती है, असल में नील उसका ही भाई है। उसके पिता से वो प्यार करती थी, लेकिन गैपलिंग ने उसके बेटे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसके पिता से अलग करके इस एरिया को खुद के कंट्रोल में ले लिया। इससे आगे वो कुछ और बोल पाती कि तभी गैपलिंग उसे गोली मारकर जान से मार देता है। नील की भी जान का खतरा था, इसीलिए एलिस अपनी बंदूक को नीचे रख देती है। तो वहीं गैपलिंग मैसेज को भेजना शुरू करता है, पर तभी एलिस उस पर कूद जाती है और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। एलिस उसे पानी में डुबाकर मार देती है, लेकिन वो खुद भी डूबने लगी थी। पर तभी नार्विक आकर उसकी जान बचाती है और उसे ऊपर शिप पर लेकर आती है, जहां पर सभी मिस्ट के लोग मौजूद थे, साथ में उसके पिता भी। इस बीच नील अपनी बहन से पूछता है क्या वो लोग आ रहे, तो वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि हमें तैयार रहना होगा क्योंकि ये धरती हमारी है। उन्होंने इसे तबाह किया, यानी कि दोस्तों गैपलिंग ने मैसेज भेज दिया। एलिस ने थोड़ी सी देर कर दी। अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो वो सभी मिस्ट के लोगों को गुलाम बना लेंगे अपने एडवांस हथियारों की मदद से। लेकिन अभी उसमें 10 साल है, तब तक एलिस के पिता कुछ ऐसी चीजें बना लेंगे जिससे वो उन्हें रोक सके। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है या फिर ये धरती का वही हाल हो जाएगा जैसे कि पहले था? आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।